उस दिन सुबह जब मैंने वह लकड़ी का डिब्बा खोला तो मेरा दिल धक से रह गया। अंदर एक पुरानी सोने की घड़ी थी। घड़ी की सुइयां 12 बजकर 6 मिनट पर रुकी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज वह कागज था। यह घड़ी ठीक 12 घंटे बाद फिर से चलेगी। जब यह चलेगी तब कलकत्ता शहर के एक बड़े हिस्से में मृत्यु का तांडव होगा। व्योमकेश ने घड़ी को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अजीत, उन्होंने धीरे से कहा, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। 12 घंटे किस लिए? कलकत्ता को बचाने के लिए। संगीत तेज होता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एक बंद कमरा, खामोश गवाह और एक ऐसी टिक-टिक जो सुनाई नहीं देती पर रूह कँपा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे फैक्ट्स। आज की कहानी किसी सरहद की जंग नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर चल रहे उस चक्रव्यूह की है जिसे ब्योमकेश बख्शी जैसा पारखी ही समझ सकता है। सोचिए आपके शहर की हवा में कोई जहर घोल दे और आपके पास सिर्फ चंद घंटे बचे हों, तो आप क्या करेंगे? आज की इस 1.5 घंटे की लंबी दास्तान में ब्योमकेश बख्शी का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक अदृश्य साए से है। एक ऐसा कातिल जो सबूत नहीं, सिर्फ शून्य का निशान छोड़ता है। अपनी कुर्सियां संभाल लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम कोलकाता की उन अंधेरी गलियों में उतरने वाले हैं जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा इंतजार कर रहा है। क्या व्योमकेश उस घड़ी की आखिरी टिक टिक से पहले शहर को बचा पाएंगे, या सत्यान्वेषी इस बार खुद जाल में फंस जाएंगे? सांस थाम लीजिए और शुरू करते हैं व्योमकेश बख्शी की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री, द पार्शियल ट्रुथ। सन 1936 की सर्दियों की बात है। कलकत्ता शहर में हल्की ठंड पड़ने लगी थी और सुबह की धुंध गलियों में देर तक छाई रहती थी। मैं अजीत बंद्योपाध्याय अपने मित्र ब्योमकेश बख्शी के साथ हैरिसन रोड पर स्थित हमारे छोटे से मकान में रहता था। ब्योमकेश उन दिनों एक साधारण चोरी के मामले को सुलझा चुके थे और पिछले 3 सप्ताह से कोई नया काम नहीं आया था। उस दिन सुबह लगभग 9 बजे का समय था। मैं नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे नौकर पुन्नू ने दरवाजा खोला। बाहर एक डाकिया खड़ा था। अजीत बाबू, आपके लिए एक पार्सल आया है, पुन्नू ने अंदर आकर कहा। मैंने पार्सल लिया। यह एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था जिस पर मोटे काले अक्षरों में लिखा था, श्री ब्योमकेश बख्शी के नाम। भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। ब्योमकेश, मैंने ऊपर की ओर आवाज लगाई। ब्योमकेश सीढ़ियों से उतरते हुए आए। उनके हाथ में एक किताब थी। क्या हुआ अजीत? तुम्हारे नाम एक पार्सल आया है। ब्योमकेश ने पार्सल लिया और ध्यान से देखा। डिब्बे को हिलाया। अंदर से कुछ हल्की सी खड़खड़ाहट आई। दिलचस्प, उन्होंने कहा। कोई नाम नहीं। हम बैठक में गए। ब्योमकेश ने सावधानी से डिब्बे को खोला। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटी एक पुरानी जेब घड़ी थी। घड़ी सोने की थी, लेकिन पुरानी और खरोंचों से भरी हुई। सबसे अजीब बात यह थी कि घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजकर 6 मिनट पर रुकी हुई थीं। ब्योमकेश ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी पिछली तरफ कुछ खरोंचें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर काटी हों। उन्होंने घड़ी के पिछले हिस्से को खोलने की कोशिश की। थोड़े प्रयास के बाद वह खुल गया। अंदर एक छोटा सा खाना था, एक गुप्त डिब्बा। उसमें एक मुड़ा हुआ कागज और मेरा दिल धक से रह गया। एक कटी हुई उंगली पड़ी थी। उंगली सूखी हुई थी, संरक्षित, जैसे किसी रसायन में डुबोई गई हो। भगवान! मैं चीख पड़ा। ब्योमकेश ने शांति से कागज निकाला और खोला। उस पर सुंदर हस्तलिपि में लिखा था, आदरणीय श्री ब्योमकेश बख्शी, यह घड़ी ठीक 12 घंटे बाद फिर से चलेगी। जब यह चलेगी तब कलकत्ता शहर के एक बड़े हिस्से में मृत्यु का तांडव होगा। यदि आप में साहस है तो रोकिए। समय आपके पास कम है। घड़ी की हर टिक टिक मौत के करीब ले जा रही है। एक शुभ चिंतक। कागज के नीचे आज की तारीख और समय लिखा था, 23 दिसंबर 1936 सुबह 9 बजे। मैंने घड़ी की ओर देखा। अगर यह 12 घंटे बाद चलने वाली है तो रात 9 बजे कुछ भयानक होने वाला है। ब्योमकेश, ये क्या पागलपन है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने घड़ी को फिर से देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यह पागलपन नहीं है अजीत, ये एक चुनौती है, और बहुत गंभीर। लेकिन यह उंगली किसी की है जिसे इस साजिश में शामिल किया गया था, या फिर, ब्योमकेश ने रुककर कहा, यह किसी ऐसे व्यक्ति की है जो इस साजिश का विरोध कर रहा था। उन्होंने उंगली को ध्यान से देखा। देखो अजीत, यह उंगली ताजा नहीं है। इसे कम से कम 1 महीने पहले काटा गया होगा, और इसे संरक्षित करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड या किसी ऐसे रसायन का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारा क्या विचार है? ब्योमकेश खड़े हो गए। मेरा विचार है कि यह कोई मजाक नहीं है। अगर संदेश सही है तो कलकत्ता में आज रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है, और हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं।
हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को क्या बताएंगे कि हमें एक अनाम पार्सल मिला है जिसमें एक धमकी है? वे हंसेंगे। नहीं, हमें पहले कुछ सबूत चाहिए। ब्योमकेश ने घड़ी को फिर से उठाया और बारीकी से देखने लगे। ये घड़ी पुरानी है, कम से कम 20 साल पुरानी। देखो, इसके पिछले हिस्से पर एक निशान है। मैंने देखा। घड़ी के पीछे बहुत हल्के से एक चिन्ह खुदा हुआ था। एक त्रिकोण के अंदर एक आंख। ये निशान। ब्योमकेश बुदबुदाए। मैंने इसे कहीं देखा है। वे अपने कमरे में गए और एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कलकत्ता के विभिन्न अपराधियों और गिरोहों के बारे में जानकारी थी। वे पन्ने पलटने लगे। मिला, उन्होंने कहा। यह निशान काला हाथ गिरोह का है। काला हाथ? हाँ, यह एक गुप्त संगठन था जो लगभग 20 साल पहले सक्रिय था। इसके सदस्य मुख्यतः जेल से छूटे हुए कैदी थे। वे डकैती, हत्या और ब्लैकमेलिंग का काम करते थे। लेकिन 1918 में पुलिस ने इनके मुख्य सदस्यों को पकड़ लिया था। उसके बाद यह गिरोह बिखर गया। तो क्या यह गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है? संभव है, या फिर कोई इनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ब्योमकेश ने घड़ी को वापस डिब्बे में रखा। हमें इस घड़ी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। चलो, हम बड़ा बाजार जाते हैं। बड़ा बाजार कलकत्ता का सबसे पुराना बाजार था। यहाँ पुरानी चीजों की दुकानें थीं, घड़ियां, आभूषण, किताबें और तरह तरह की पुरानी वस्तुएं। हम एक संकरी गली में पहुंचे जहां छोटी छोटी घड़ियों की दुकानें थीं। हम एक दुकान के सामने रुके। दुकान का नाम था रामलाल एंड सन्स, घड़ी निर्माता और मरम्मतकर्ता। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो एक आवर्धक लेंस से एक घड़ी की मरम्मत कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज थीं। नमस्कार, ब्योमकेश ने कहा। बुजुर्ग ने ऊपर देखा। नमस्कार बाबू, आप घड़ी की मरम्मत के लिए आए हैं? नहीं, हमें कुछ जानकारी चाहिए। ब्योमकेश ने घड़ी निकाली और उन्हें दिखाई। क्या आप इस घड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग ने घड़ी ली और ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। यह घड़ी, उन्होंने धीरे से कहा, यह बहुत पुरानी है। स्विस निर्मित, 19वीं सदी के अंत में बनी होगी। और यह निशान, ब्योमकेश ने पीछे का चिन्ह दिखाया। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। यह तो काला हाथ का निशान है। आपको यह घड़ी कहां से मिली? यह एक लंबी कहानी है। क्या आप इस गिरोह के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग ने घड़ी वापस की और गहरी सांस ली। बाबू, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन वे दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। काला हाथ एक खतरनाक गिरोह था। उनके पास 5 मुख्य सदस्य थे और हर एक के पास ऐसी ही एक घड़ी थी। यह उनकी पहचान थी। 5 सदस्य? ब्योमकेश ने दिलचस्पी से पूछा। क्या आप उनके नाम जानते हैं? बुजुर्ग ने सोचा। एक था करीम खान, वह गिरोह का मुखिया था, बहुत चालाक और क्रूर। दूसरा था नागेंद्र बोस, वह बम और विस्फोटक बनाने में माहिर था। तीसरा था धनराज सिंह, वह ताकतवर था और हत्याओं का काम करता था। चौथा था प्रफुल्ल चंद्र, एक धोखेबाज और जालसाज। और पांचवां। बुजुर्ग रुक गए। पांचवां कौन था? ब्योमकेश ने पूछा। उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन कहा जाता था कि वह एक वैज्ञानिक था। रसायन शास्त्र में उसकी गहरी समझ थी। और उन सब का क्या हुआ? 1918 में पुलिस ने करीम खान, नागेंद्र बोस और धनराज सिंह को पकड़ लिया। उन्हें फांसी हो गई। प्रफुल्ल चंद्र जेल में ही बीमारी से मर गया। लेकिन पांचवां सदस्य, वह कभी नहीं पकड़ा गया। कहा जाता है कि वह देश छोड़कर भाग गया। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। और ये घड़ियां, क्या यह सच है कि इनमें कुछ खास था? बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर धीरे से बोले, कहा जाता था कि ये घड़ियां सिर्फ घड़ियां नहीं थीं। इनमें गुप्त संदेश छिपाए जा सकते थे। और वे और भी धीरे बोले, एक अफवाह थी कि इन घड़ियों का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश में होने वाला था। लेकिन गिरोह टूट गया, इसलिए वह योजना कभी पूरी नहीं हुई। कैसी साजिश? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन सुना था कि वे कलकत्ता में कोई बड़ा हमला करना चाहते थे। शायद किसी महत्वपूर्ण इमारत को उड़ाना या शहर के पानी में झरमिलाना। कुछ ऐसा जिससे हजारों लोग मारे जाते। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे घड़ियां अब कहाँ हैं? नहीं बाबू, पुलिस ने जब उन लोगों को पकड़ा था तो उनसे घड़ियां जब्त कर ली थीं। शायद पुलिस के पास होंगी। हमने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और बाहर आए। अजीत, ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा, मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर यह घड़ी सचमुच काला हाथ गिरोह की है, तो इसका मतलब है कि या तो कोई
पुराना सदस्य वापस आया है या फिर किसी ने उनकी अधूरी योजना को पूरा करने का फैसला किया है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हमें और जानकारी चाहिए। चलो लाल बाजार थाने चलते हैं। लाल बाजार कलकत्ता का मुख्य पुलिस मुख्यालय था। वहां हमारे परिचित इंस्पेक्टर पुरंदर सेन थे। वे ब्योमकेश का सम्मान करते थे, हालांकि कभी कभी उनकी कार्यप्रणाली से चिढ़ भी जाते थे। हम इंस्पेक्टर सेन के कमरे में पहुंचे। वे अपनी मेज पर कुछ फाइलें देख रहे थे। अरे ब्योमकेश बाबू, उन्होंने हमें देखकर कहा। आइए बैठिए। क्या बात है? कोई नया मामला? ब्योमकेश ने घड़ी और चिट्ठी दिखाई। इंस्पेक्टर सेन ने पढ़ा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह कोई मजाक तो नहीं है? मुझे नहीं लगता। देखिए, यह घड़ी काला हाथ गिरोह की है। इंस्पेक्टर सेन चौंके। काला हाथ? लेकिन वह गिरोह तो 20 साल पहले खत्म हो गया था। हाँ, लेकिन शायद किसी ने उनकी योजना को फिर से जीवित किया है। मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। क्या आपके पास उस गिरोह की फाइलें हैं? इंस्पेक्टर सेन ने एक कांस्टेबल को बुलाया। पुराने रिकॉर्ड रूम से 1918 की काला हाथ गिरोह की फाइल लाओ। कुछ देर बाद कांस्टेबल एक मोटी धूल भरी फाइल लेकर आया। इंस्पेक्टर सेन ने फाइल खोली। अंदर पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज थे। 5 लोगों की तस्वीरें थीं। इंस्पेक्टर सेन ने पढ़ना शुरू किया। करीम खान, गिरोह का मुखिया, 1918 में फांसी। नागेंद्र बोस, बम विशेषज्ञ, 1918 में फांसी। धनराज सिंह, हत्यारा, 1918 में फांसी। प्रफुल्ल चंद्र पाल, धोखेबाज, 1920 में जेल में मृत्यु। और 5वां? वे रुके। फाइल में 5वें व्यक्ति की कोई तस्वीर नहीं थी। सिर्फ एक नाम था। डॉक्टर सुधांशु मुखर्जी, रसायन शास्त्री, फरार। ब्योमकेश ने आगे झुककर पढ़ा। डॉक्टर सुधांशु मुखर्जी, 1885 में जन्म, कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, लेकिन 1915 में विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया क्योंकि उन पर जहरीली गैसों पर अवैध प्रयोग करने का आरोप था। जहरीली गैसें? मैंने कहा। इंस्पेक्टर सेन ने आगे पढ़ा। हाँ, कहा जाता है कि वह प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई जर्मन विषैली गैसों से प्रभावित था। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो और भी घातक हो, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसके प्रयोग बंद करवा दिए। और फिर वह काला हाथ गिरोह में शामिल हो गया। कहा जाता है कि उसने गिरोह के लिए कई जहर और विस्फोटक बनाए। लेकिन जब 1918 में पुलिस ने बाकी सदस्यों को पकड़ा तो वह भाग निकला। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। ब्योमकेश ने फाइल में देखा। कोई और जानकारी? बस इतना लिखा है कि उसे कलकत्ता के पानी की आपूर्ति में जहर मिलाने की योजना बनाने का संदेह था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ब्योमकेश सीधे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर साहब, क्या उस समय जब्त की गई घड़ियां अभी भी आपके पास हैं? इंस्पेक्टर सेन ने सोचा। शायद सबूत कक्ष में होंगी, लेकिन इतनी पुरानी चीजें, मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर से कांस्टेबल को बुलाया। सबूत कक्ष जाओ और 1918 के काला हाथ मामले के सबूत देखो, खासकर घड़ियां। कांस्टेबल गया। लगभग 20 मिनट बाद वह वापस आया। उसके हाथ खाली थे। साहब, घड़ियां नहीं मिली। क्या मतलब? रजिस्टर में लिखा है कि 4 घड़ियां जब्त की गई थीं, लेकिन सबूत कक्ष में वे नहीं हैं। इंस्पेक्टर सेन का चेहरा लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? पता करो कि वे घड़ियां कहां गईं। ब्योमकेश ने शांति से कहा। इंस्पेक्टर साहब, रजिस्टर में 4 घड़ियां लिखी हैं, लेकिन गिरोह के 5 सदस्य थे। 5वीं घड़ी कहां गई? डॉक्टर सुधांशु के पास रही होगी, वह तो भाग गया था। तो अब सवाल यह है, ब्योमकेश ने कहा, क्या यह घड़ी वही 5वीं घड़ी है? और अगर है तो इसे मुझे किसने भेजा? इंस्पेक्टर सेन ने फाइल बंद की। ब्योमकेश बाबू, यह मामला बहुत गंभीर है। अगर सचमुच कोई आज रात कलकत्ता पर हमला करने वाला है तो हमें तैयार रहना होगा। लेकिन हमला कहाँ होगा, यह हमें नहीं पता। ठीक उसी समय एक और कांस्टेबल भागता हुआ आया। साहब, साहब, बड़ी खबर। क्या हुआ? 3 वैज्ञानिक गायब हो गए हैं, 3 अलग अलग जगहों से। उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3 वैज्ञानिक? ब्योमकेश ने पूछा। कौन है वे? कांस्टेबल ने कागज देखा। डॉक्टर अनिल कुमार दास, रसायन शास्त्री, प्रोफेसर मणिंद्र नाथ रॉय, भौतिक शास्त्री, और डॉक्टर विमल चंद्र घोष, जीव विज्ञानी। तीनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ब्योमकेश और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। कब गायब हुए? ब्योमकेश ने पूछा। डॉक्टर दास 3 दिन पहले, प्रोफेसर रॉय 2 दिन पहले, और डॉक्टर घोष कल रात। ब्योमकेश ने तेजी से सोचा। इंस्पेक्टर साहब, यह कोई संयोग नहीं है। 3 वैज्ञानिक,
एक रसायन शास्त्री, एक भौतिक शास्त्री और एक जीव विज्ञानी। अगर कोई कुछ खतरनाक बनाना चाहता है, तो उसे इन तीनों की जरूरत होगी। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि शायद इन वैज्ञानिकों को अगवा किया गया है। किसी ने उन्हें मजबूर किया है कि वे कोई विषैली गैस या कोई और जैविक हथियार बनाएं। मेरे मुंह से निकल गया, भगवान, तो आज रात। हाँ अजीत, आज रात शायद वह हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। इंस्पेक्टर सेन तुरंत खड़े हो गए। हमें तुरंत उन वैज्ञानिकों को ढूंढना होगा और कलकत्ता के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ानी होगी। नहीं, ब्योमकेश ने कहा, अगर हम बहुत जोर शोर से काम करेंगे तो अपराधी डर जाएंगे और अपनी योजना बदल देंगे। हमें चुपचाप काम करना होगा। तो आप क्या सुझाव देते हैं? पहले हमें यह पता करना होगा कि हमला कहाँ होने वाला है, और उसके लिए। ब्योमकेश ने घड़ी उठाई। हमें इस घड़ी को समझना होगा। हम थाने से बाहर निकले। दोपहर हो चुकी थी। हमारे पास अब केवल 8 घंटे बचे थे। ब्योमकेश, हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। पहले हम उन वैज्ञानिकों के घर जाएंगे। शायद वहां कोई सुराग मिले। हम पहले डॉक्टर अनिल कुमार दास के घर गए। वे बालीगंज में रहते थे। एक सुंदर 2 मंजिला घर। दरवाजा एक मध्यम आयु की महिला ने खोला। डॉक्टर दास की पत्नी। नमस्कार, ब्योमकेश ने कहा। मैं ब्योमकेश बख्शी हूं। हम पुलिस की ओर से आपके पति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। कृपया अंदर आइए। हम अंदर गए। बैठक साफ सुथरी थी, लेकिन वहां दुख का माहौल था। आपके पति कब गायब हुए? ब्योमकेश ने पूछा। 3 दिन पहले। वे सुबह विश्वविद्यालय गए थे। दोपहर में उन्होंने फोन किया और कहा कि वे किसी काम से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद से कोई खबर नहीं। उन्होंने कहाँ जाने की बात की थी? नहीं बताया। बस इतना कहा कि कोई जरूरी काम है। क्या उन्हें किसी ने धमकी दी थी या कोई परेशानी थी? महिला ने सोचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात थी। कौन सी? गायब होने से 1 सप्ताह पहले एक अजीब आदमी उनसे मिलने आया था। लंबा, सूखा और बहुत बूढ़ा। सफेद बाल और दाढ़ी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वे दोनों लगभग 2 घंटे अध्ययन कक्ष में बंद रहे। उस आदमी का नाम? मुझे नहीं पता। मेरे पति ने नहीं बताया। वह आदमी कैसा दिख रहा था? बहुत पुराने जमाने का, जैसे किसी और युग से आया हो। उसके कपड़े भी अजीब थे। एक लंबा काला कोट और एक पुरानी टोपी। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। क्या हम आपके पति का अध्ययन कक्ष देख सकते हैं? महिला हमें ऊपर ले गई। अध्ययन कक्ष एक बड़ा कमरा था, जिसमें किताबों की अलमारियां और एक बड़ी मेज थी। मेज पर कागज और किताबें बिखरी हुई थीं। ब्योमकेश ने कमरे का सावधानी से निरीक्षण किया। मेज के पास गए, किताबें देखीं और फिर एक अलमारी खोली। अंदर कई फाइलें और नोटबुक थीं। उन्होंने एक नोटबुक उठाई और पन्ने पलटने लगे। अचानक वे एक पन्ने पर रुक गए। अजीत, देखो इसे। मैंने देखा। पन्ने पर कुछ रासायनिक सूत्र लिखे थे और नीचे एक वाक्य, अत्यंत विषैली, हवा में फैलने पर घातक। यह क्या है? मैंने पूछा। शायद कोई विषैली गैस का फार्मूला। लेकिन ब्योमकेश ने ध्यान से देखा। यह अधूरा है, जैसे किसी ने बीच में ही लिखना बंद कर दिया। उन्होंने और पन्ने पलटे। अचानक कुछ गिरा। एक छोटा सा तार। ब्योमकेश ने उसे उठाया। यह तार, यह सितार का तार है। सितार का तार? यहां क्यों होगा? अच्छा सवाल है। ब्योमकेश ने तार को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण तार नहीं है। देखो, यह स्टील का नहीं है। यह किसी मिश्र धातु का है। उन्होंने तार को अपनी जेब में रख लिया। हमने डॉक्टर दास की पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से निकले। फिर हम प्रोफेसर मणिंद्रनाथ रॉय के घर गए। प्रोफेसर रॉय रिपन स्ट्रीट पर एक पुराने मकान में रहते थे। उनकी बेटी ने हमें बताया कि वे 2 दिन पहले घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उन्हें भी एक बूढ़े आदमी ने 1 सप्ताह पहले मिलने आया था, और जब हम उनके कमरे में गए तो वहां भी एक सितार का तार मिला। तीसरे वैज्ञानिक डॉक्टर विमल चंद्र घोष के घर पर भी वही कहानी थी। एक बूढ़ा आदमी, 1 सप्ताह पहले मुलाकात और कमरे में सितार का तार। शाम हो चुकी थी। हमारे पास अब केवल 4 घंटे बचे थे। हम एक चाय घर में बैठे। ब्योमकेश गहरे विचारों में डूबे हुए थे। तीनों जगह सितार के तार, मैंने कहा। इसका क्या मतलब है? यह कोई संकेत है अजीत। अपराधी हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या? और वह बूढ़ा आदमी, क्या वह डॉक्टर सुधांशु हो सकता है? संभव है। अगर वह 1885 में पैदा हुआ था, तो अब उसकी उम्र लगभग 51 साल की होगी। लेकिन तीनों लोगों ने कहा कि वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। तो शायद। ब्योमकेश अचानक रुके। उनकी आंखों में एक चमक आई। अजीत, तुमने ध्यान दिया? तीनों ने कहा कि वह बहुत बूढ़ा लग रहा था।
लेकिन अगर वह सचमुच 51 साल का है, तो वह इतना बूढ़ा नहीं होना चाहिए। जब तक जब तक क्या? जब तक वह भेस बदले हुए ना हो। उसी समय मुझे कुछ याद आया। ब्योमकेश, एक बात और। रामलाल घड़ीसाज ने कहा था कि वह 5वां सदस्य भाग गया था। लेकिन अगर वह वापस आया है तो क्यों? 20 साल बाद? ब्योमकेश ने धीरे से कहा। शायद वह अपनी अधूरी योजना को पूरा करना चाहता है। काला हाथ गिरोह की वह बड़ी साजिश, जो 1918 में रुक गई थी। लेकिन सितार के तार का क्या मतलब? ब्योमकेश ने तार निकाला और ध्यान से देखा। यह तार विशेष है, मिश्र धातु का। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो... वे अचानक उठ खड़े हुए। अजीत, हमें तुरंत एक ध्वनि इंजीनियर के पास जाना होगा। हम तेजी से चौरंगी की ओर भागे। वहां एक दुकान थी, मोहन साउंड इंजीनियर्स। यह रेडियो और ग्रामोफोन की मरम्मत की दुकान थी। मालिक मोहन बाबू एक मोटे, हंसमुख व्यक्ति थे। ब्योमकेश उनसे पहले भी मिल चुके थे। अरे ब्योमकेश बाबू! मोहन बाबू ने स्वागत किया। आइए बैठिए, क्या काम है? ब्योमकेश ने तार निकालकर दिखाया। मोहन बाबू, ये देखिए, ये सितार का तार है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई साधारण तार नहीं है। मोहन बाबू ने तार लिया और ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक आवर्धक लेंस से देखा। आप सही कह रहे हैं ब्योमकेश बाबू, यह साधारण तार नहीं है। यह एक विशेष मिश्र धातु का है, स्टील, चांदी और थोड़ा सा तांबा। और इसकी खासियत, यह तार ध्वनि को बहुत अच्छी तरह से संचालित करता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। आवृत्ति? जी हाँ, हर तार की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। जब उस खास आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है, तो तार अपने आप कंपन करने लगता है। ब्योमकेश की आंखें चमक उठी। तो अगर कोई एक खास संगीत बजाए तो यह तार अपने आप कंपन करने लगेगा? बिल्कुल सही। यह सहानुभूति कंपन कहलाता है। और अगर इस तार को किसी यांत्रिक उपकरण से जोड़ दिया जाए तो... मोहन बाबू ने सोचा। तो वह उपकरण चालू हो सकता है, जैसे एक दूरस्थ नियंत्रण। मैं समझ गया। तो इसका मतलब है कि किसी खास संगीत को बजाने से... हाँ अजीत, ब्योमकेश ने कहा, किसी खास संगीत को बजाने से वह बम या उपकरण चालू हो जाएगा। लेकिन कौन सा संगीत और कहां बजाया जाएगा? ब्योमकेश ने फिर से तार देखा। मोहन बाबू, क्या आप इस तार की सटीक आवृत्ति पता कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक यंत्र है। मोहन बाबू ने एक मशीन निकाली और तार को उससे जोड़ा। कुछ समायोजन के बाद उन्होंने कहा, यह तार 440 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है। 440 हर्ट्ज? ब्योमकेश ने सोचा। यह यह संगीत में लासुर है। बिल्कुल सही, मोहन बाबू ने कहा। यह मानक संगीत स्वर ए या हिंदुस्तानी संगीत में ला है। तो जब भी यह सुर बजेगा, यह तार कंपन करेगा। जी हाँ, लेकिन यह सुर तो हर संगीत में आता है। तो विशेष क्या है? ब्योमकेश ने एक पल सोचा। शायद यह सिर्फ एक सुर नहीं है। शायद यह एक विशेष राग है या एक विशेष धुन। तभी मुझे कुछ याद आया। ब्योमकेश, वह बूढ़ा आदमी जो तीनों वैज्ञानिकों से मिला था, क्या वह उन्हें यह तार देकर गया होगा? हाँ, यह संभव है। लेकिन क्यों? ब्योमकेश ने अचानक कहा। अजीत, अगर मैं एक अपराधी होता और मैं एक बड़ी साजिश कर रहा होता तो मैं क्या करता? मुझे नहीं पता। मैं सबूत छोड़ता, जानबूझकर, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी को पता चल सके। लेकिन यह तो उल्टा है। अपराधी सबूत क्यों छोड़ेगा? क्योंकि शायद वह चाहता है कि कोई उसे रोके। या फिर... ब्योमकेश रुके। या फिर यह सबूत उसने नहीं, बल्कि किसी और ने छोड़े हैं। किसी और ने? कौन? वे वैज्ञानिक खुद। सोचो अजीत, अगर तुम्हें जबरन किसी काम के लिए मजबूर किया जाए और तुम्हें पता हो कि वह काम बहुत खतरनाक है, तो तुम क्या करोगे? मैं मैं किसी तरह सहायता के लिए संकेत भेजने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। और यही उन वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने अपने घरों में ये तार छोड़ दिए, एक संकेत के रूप में। लेकिन यह संकेत इतना अस्पष्ट क्यों? क्योंकि वे सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। अपराधी उन पर नजर रख रहा होगा। तो उन्होंने एक ऐसा संकेत चुना जो सिर्फ एक जानकार ही समझ सके। मैंने पूछा, तो अब हम क्या करें? ब्योमकेश ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। हमें यह पता करना होगा कि आज रात ऐसा कहाँ संगीत बजने वाला है जिसमें यह विशेष धुन हो। हमने मोहन बाबू को धन्यवाद दिया और बाहर निकले। कलकत्ता में आज रात कहाँ कहाँ संगीत कार्यक्रम है? मैंने पूछा। बहुत जगह, ब्योमकेश ने कहा। यह दुर्गा पूजा का मौसम है। हर पंडाल में संगीत होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ हमला होगा? ब्योमकेश कुछ देर चुप रहे, फिर बोले,
अजीत व घड़ी का संदेश याद है? जब यह घड़ी चलेगी तब कलकत्ता शहर के एक बड़े हिस्से में मृत्यु का तांडव होगा। कलकत्ता के बड़े हिस्से में। तो तो इसका मतलब है कि हमला किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि ऐसी जगह पर होगा जहां से पूरे शहर पर असर होगा। जैसे जैसे पानी की आपूर्ति, या बिजली, या रेडियो स्टेशन। मैं चौंक गया। रेडियो स्टेशन? हाँ, सोचो अजीत, अगर कोई रेडियो पर एक खास धुन बजाए तो पूरा शहर सुनेगा। और अगर उस धुन से वे तार कंपन करें और शहर भर में छिपे हुए बमों को सक्रिय कर दें, तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। भगवान! तो शहर भर में, हाँ, अराजकता, हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन बम कहाँ हैं? यही पता करना है। ब्योमकेश ने तेजी से सोचा। डॉक्टर सुधांशु एक रसायन शास्त्री है। वह विषैली गैस बना सकता है, लेकिन बम बनाने के लिए उसे एक विस्फोटक विशेषज्ञ की जरूरत होगी। लेकिन नागेंद्र बोस तो मर चुका है। हाँ, लेकिन शायद उसका कोई शिष्य हो, या परिवार का कोई सदस्य। ब्योमकेश ने तुरंत एक टैक्सी रोकी। लाल बाजार थाना चलो। हम फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर सेन अभी भी वहीं थे। इंस्पेक्टर साहब, ब्योमकेश ने कहा, मुझे नागेंद्र बोस के परिवार की जानकारी चाहिए। इंस्पेक्टर सेन ने फाइल फिर से खोली। नागेंद्र बोस, उसकी पत्नी की मृत्यु 1920 में हो गई थी। एक बेटा था, सुरेंद्र बोस, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी उम्र, अगर वह अभी भी जीवित है तो लगभग 35 साल का होगा। उसके बारे में और कुछ? इंस्पेक्टर सेन ने पढ़ा। बस इतना लिखा है कि नागेंद्र बोस की फांसी के बाद उसका बेटा गायब हो गया। कहा जाता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाकर गया था। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। तो शायद सुरेंद्र बोस ही डॉक्टर सुधांशु की मदद कर रहा है। लेकिन वह कैसा दिखता है? हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। ठीक उसी समय मुझे कुछ याद आया। ब्योमकेश, एक बात, जब हमने उन वैज्ञानिकों के घर वालों से बात की थी तो सबने कहा था कि वह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वह अकेला था। ब्योमकेश की आंखें चमकीं। तुम सही कह रहे हो अजीत, शायद उसके साथ कोई और भी था। हमने तुरंत डॉक्टर दास की पत्नी को फोन किया। नमस्कार, ये ब्योमकेश बख्शी बोल रहा हूं। एक सवाल था, जब वह बूढ़ा आदमी आपके यहां आया था तो क्या वह अकेला था? फोन पर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर आवाज आई, नहीं, अब जब आप पूछ रहे हैं तो याद आया, उसके साथ एक युवक भी था। वह बाहर गाड़ी में बैठा था। मैंने उसे खिड़की से देखा था। वह कैसा दिखता था? पतला लंबा, चेहरा तीखा, आंखें आंखें बहुत ठंडी थीं, जैसे किसी में कोई भावना ना हो। धन्यवाद। ब्योमकेश ने फोन रखा। तो दो लोग हैं, डॉक्टर सुधांशु और सुरेंद्र बोस, इंस्पेक्टर सेन ने कहा। लेकिन वे अभी कहाँ हैं? और वे तीन वैज्ञानिकों को कहाँ छिपाए हुए हैं? ब्योमकेश ने सोचा। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जो बड़ी हो, जहां प्रयोगशाला बनाई जा सके, और जो शहर से दूर हो ताकि किसी को शक न हो। और साथ ही वे रुके। और साथ ही वह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सके। कोई पुरानी फैक्ट्री? मैंने सुझाव दिया। या कोई गोदाम? इंस्पेक्टर सेन ने कहा। ब्योमकेश अचानक रुके। या एक पुरानी जेल? हम सब चौंक गए। जेल? हाँ, याद है रामलाल घड़ीसाज ने कहा था कि काला हाथ के सदस्य एक ही जेल में बंद थे। कौन सी जेल थी वह? इंस्पेक्टर सेन ने फाइल देखी। अलीपुर जेल। अलीपुर जेल अभी भी चालू है? नहीं, वह 1925 में बंद हो गई थी। अब वह खाली पड़ी है। सरकार उसे तोड़ने की योजना बना रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ब्योमकेश खड़े हो गए। बस यही है वह जगह, अलीपुर जेल। डॉक्टर सुधांशु वहीं है। उसने अपनी पुरानी जेल को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। लेकिन आप इतने निश्चित कैसे हैं? क्योंकि यह एक प्रतीकात्मक बात है। वह वहीं से अपना बदला पूरा करना चाहता है जहां उसके साथी मरे थे। इंस्पेक्टर सेन ने तुरंत अपने जवानों को बुलाया। तुरंत अलीपुर जेल की ओर चलो, हथियार लेकर। लेकिन ब्योमकेश ने हाथ उठाया। रुकिए, हम सीधे हमला नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वे वैज्ञानिक वहां हैं तो उनकी जान खतरे में है। और अगर डॉक्टर सुधांशु को पता चल गया कि पुलिस आ रही है तो वह उन्हें मार देगा। तो फिर हमें चुपचाप जाना होगा, सिर्फ कुछ लोग। पहले यह पता करना होगा कि वे वहां हैं या नहीं। इंस्पेक्टर सेन ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, आप, अजीत बाबू और मैं, और दो सिपाही, बस। हम तैयार हो गए। शाम के 8 बज चुके थे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। अलीपुर जेल शहर के दक्षिणी छोर पर थी, गंगा नदी के किनारे।
ये एक विशाल भयानक इमारत थी। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और कोनों पर पहरे की मीनारें। हम शाम के अंधेरे में वहां पहुंचे। जेल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जो टूटा हुआ था। यहां से कोई अंदर गया है, इंस्पेक्टर सेन ने फुसफुसाते हुए कहा। जमीन पर पैरों के निशान थे। हम सावधानी से अंदर गए। जेल के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और हवा में सीलन की गंध थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जेल बहुत बड़ी थी। कई गलियारे, कई कमरे। ब्योमकेश अपनी टॉर्च से रास्ता देख रहे थे। अचानक हमें आगे से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हम उस ओर बढ़े। रोशनी एक बड़े कमरे से आ रही थी। शायद यह पहले जेल का मुख्य हॉल रहा होगा। हम दरवाजे के पास पहुंचे और सावधानी से अंदर झांका। वह दृश्य देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी। मेज पर कई शीशियां, नलियाओं और रासायनिक उपकरण रखे थे। एक कोने में 3 लोग बंधे हुए थे। निस्संदेह वे 3 वैज्ञानिक। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और मेज के पास 2 लोग खड़े थे। एक था एक बूढ़ा आदमी, लंबा सूखा सफेद बाल और दाढ़ी। वह एक लंबा काला कोट पहने हुए था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दूसरा था एक युवक, पतला, लंबा, तीखा चेहरा। उसकी आंखों में एक ठंडक थी। डॉक्टर सुधांशु और सुरेंद्र बोस, व्योमकेश ने धीरे से कहा। डॉक्टर सुधांशु कुछ कह रहा था। हमने ध्यान से सुना। देखो मेरे प्रिय वैज्ञानिकों, वह कह रहा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यह गैस बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। रंगहीन, गंधहीन और घातक। और सबसे अच्छी बात, यह हवा से भारी है तो यह नीचे की ओर बहेगी। जब यह शहर में फैलेगी तो हजारों लोग इसे सांस लेंगे और मर जाएंगे। वैज्ञानिकों ने बंधे हुए मुंह से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुरेंद्र बोस ने कहा, और बम तैयार हैं। पूरे शहर में 47 जगहों पर। हर जगह एक छोटा डिब्बा जिसमें यह गैस भरी है, और हर डिब्बे में वह तार लगा है। बहुत अच्छा, डॉक्टर सुधांशु ने कहा। और रेडियो स्टेशन का प्रबंध? सब तैयार है। रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम है। दुर्गा पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रम। मैंने प्रबंध कर लिया है। हमारा आदमी वहां है। वह ठीक 9:06 पर वह विशेष धुन बजाएगा, राग भैरवी। और जैसे ही वह राग बजेगा, सभी डिब्बे खुल जाएंगे। उत्तम, डॉक्टर सुधांशु ने ताली बजाई। 20 साल, 20 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है। जब मेरे साथियों को फांसी दी गई, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। और आज वह दिन आ गया है। व्योमकेश ने मुझे संकेत किया। हम पीछे हटे। हमें तुरंत रेडियो स्टेशन को सूचित करना होगा, व्योमकेश ने फुसफुसाते हुए कहा। और उन सभी बमों को ढूंढना होगा। लेकिन 47 जगहें, मैंने कहा। हम इतनी जल्दी कैसे खोजेंगे? इंस्पेक्टर सेन ने कहा। मैं अपने लोगों को बुलाता हूं, लेकिन पहले हमें इन दोनों को पकड़ना होगा। नहीं, व्योमकेश ने कहा। अगर हमने उन्हें पकड़ा, तो वे हमें उन बमों के बारे में नहीं बताएंगे। हमें किसी और तरीके से पता करना होगा। कैसे? व्योमकेश ने सोचा। फिर उनकी नजर उन 3 वैज्ञानिकों पर पड़ी। वे वैज्ञानिक, अगर हम उन्हें छुड़ा लें तो शायद वे हमें बता सकें कि बम कहाँ हैं। लेकिन हम उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? डॉक्टर सुधांशु और सुरेंद्र वहीं खड़े हैं। हमें उन्हें भटकाना होगा। व्योमकेश ने चारों ओर देखा। पास में एक पुराना घंटा लटक रहा था। शायद यह पहले कैदियों को जगाने के लिए बजाया जाता था। अजीत, तुम उस घंटे को बजाओ, जोर से। जब वे दोनों देखने के लिए बाहर आई, तब हम अंदर जाकर उन वैज्ञानिकों को छुड़ा लेंगे। मैं उस घंटे के पास गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से घंटा बजाया। बॉन्ग, बॉन्ग, बॉन्ग। आवाज पूरी जेल में गूंज गई। अंदर से आवाजें आईं। क्या है यह? कौन है वहां? डॉक्टर सुधांशु और सुरेंद्र दोनों बाहर की ओर दौड़े। ब्योमकेश, इंस्पेक्टर सेन और 2 सिपाही तुरंत कमरे में घुस गए। वे तेजी से वैज्ञानिकों के पास पहुंचे और उनकी रस्सियां काटने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए! हम सब घूमे। दरवाजे पर सुरेंद्र बोस खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। पीछे हटिए, उसने कहा, वरना मैं गोली चला दूंगा। डॉक्टर सुधांशु भी पीछे से आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के निशान थे। तो तुम हो ब्योमकेश बख्शी, उसने कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। मैंने ही तो तुम्हें वह घड़ी भेजी थी। ब्योमकेश चौंके। तुमने? लेकिन क्यों? डॉक्टर सुधांशु हंसा। एक पागल भयानक हंसी। क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे रोकने की कोशिश करे। मैं चाहता था कि मेरी जीत और भी शानदार हो।
कलकत्ता का सबसे बड़ा जासूस भी मुझे नहीं रोक सका। यह मेरी जीत का प्रमाण होगा। तुम पागल हो, ब्योमकेश ने कहा। पागल? नहीं, मैं एक प्रतिशोधी हूं। इस शहर ने मेरे साथियों को मारा। इस शहर ने मुझे बर्बाद किया और अब मैं इस शहर को बर्बाद करूंगा। सुरेंद्र ने रिवॉल्वर उठाई। अब तुम सब यहीं रहोगे और 9 बजे जब वह गैस फैलेगी तो तुम सब भी मरोगे। लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास गैस मास्क हैं। उसने घड़ी देखी। अभी 8:45 हैं। सिर्फ 21 मिनट बाकी हैं। ब्योमकेश शांत थे, बहुत शांत। मैं जानता था कि जब वे इतने शांत होते हैं तो उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। डॉक्टर सुधांशु, ब्योमकेश ने कहा, तुम एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हो, लेकिन तुमने एक गलती की है। गलती? कौन सी गलती? तुमने मुझे वह घड़ी भेजी और उस घड़ी से मुझे तुम्हारी पहचान मिल गई। तो क्या हुआ? तुम अब भी हार गए हो? नहीं, ब्योमकेश ने कहा, मैं नहीं हारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे बम कहां हैं। डॉक्टर सुधांशु हंसा। असंभव, तुम नहीं जानते। ओह, लेकिन मैं जानता हूं। तुमने कहा था कि हर बम के साथ वह विशेष तार लगा है और वह तार 440 हर्ट्ज पर कंपन करता है, यानी राग भैरवी के एक विशेष सुर पर। हाँ तो? हाँ तो इसका मतलब है कि वे बम ऐसी जगहों पर हैं जहां लोग रेडियो सुनते हैं। और इस समय दुर्गा पूजा के दौरान सबसे ज्यादा लोग कहां रेडियो सुनते हैं? डॉक्टर सुधांशु का चेहरा बदल गया। ब्योमकेश ने जारी रखा, पूजा पंडालों में। तुमने हर बड़े पूजा पंडाल में एक बम लगाया है। जब रेडियो पर वह राग बजेगा तो सभी पंडालों में जो लाउड स्पीकर हैं उनसे वे आवाज आएगी और बम फट जाएंगे। सुरेंद्र का हाथ कांपा। बहुत चालाक ब्योमकेश बाबू, डॉक्टर सुधांशु ने कहा। लेकिन फिर भी तुम हारे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि सभी पंडालों तक पहुंच सको और बमों को हटा सको। शायद नहीं, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन मैं रेडियो स्टेशन को रोक सकता हूं। कैसे? तुम यहां फंसे हुए हो। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर सेन के एक सिपाही ने पीछे से सुरेंद्र पर झपट्टा मारा। सुरेंद्र संभल नहीं सका और गिर गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। डॉक्टर सुधांशु ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में दोनों अपराधी बंधे हुए थे। ब्योमकेश ने तुरंत वैज्ञानिकों की रस्सियां खोली। डॉक्टर दास, उन्होंने कहा, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर दास ने खांसते हुए कहा, हाँ, हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन वह गैस, उसे रोकना होगा। हम रोकेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए वे बम ठीक ठीक कहाँ हैं? डॉक्टर दास ने कहा, हर बड़े पूजा पंडाल में, बाग बाजार, बालीगंज, कालीघाट, चौरंगी, हर जगह। छोटे डिब्बे जो पंडाल की छत पर या लाउडस्पीकर के पास छिपाए गए हैं। और रेडियो स्टेशन में, वहां एक आदमी है, रमेश बनर्जी। वह डॉक्टर सुधांशु का पुराना साथी है। उसे पैसे दिए गए हैं कि वह ठीक 9:06 पर राग भैरवी की वह धुन बजाए। ब्योमकेश ने घड़ी देखी, 8:50। अजीत, तुम और इंस्पेक्टर सेन तुरंत रेडियो स्टेशन जाओ। रमेश बनर्जी को रोको। मैं यहां इन वैज्ञानिकों के साथ रहूंगा और पुलिस को बुलाऊंगा। हमें सभी पंडालों में जाकर बम ढूंढने होंगे। हम तुरंत बाहर भागे। एक सिपाही ने टैक्सी रोकी और हम रेडियो स्टेशन की ओर चल पड़े। रेडियो स्टेशन चौरंगी में था। हम पागलों की तरह भागे। घड़ी में 8:55 हो चुके थे। सिर्फ 11 मिनट बाकी थे। हम रेडियो स्टेशन पहुंचे। दरवाजे पर एक चौकीदार था। हम अंदर जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर सेन ने कहा। तुरंत? लेकिन साहब, अभी प्रसारण चल रहा है। यह पुलिस का काम है। हमें अंदर जाने दो। हम अंदर घुसे, मुख्य स्टूडियो की ओर भागे। वहां एक शीशे के पीछे एक आदमी बैठा था। वह कुछ रिकॉर्ड तैयार कर रहा था। यह रमेश बनर्जी था। हमने दरवाजा खोला। रमेश चौंक गया। कौन है आप लोग? पुलिस, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? मैंने क्या किया? तुम जानते हो वह राग भैरवी की रिकॉर्डिंग कहाँ है? रमेश ने पीछे की ओर देखा। वहां एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखा था। इंस्पेक्टर सेन ने तुरंत वह रिकॉर्ड उठाया और तोड़ दिया। घड़ी में ठीक 9 बजे थे। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रमेश ने कहा, लेकिन लेकिन वह रिकॉर्ड सिर्फ बैकअप था। क्या मतलब? असली प्रसारण तो मुख्य नियंत्रण कक्ष से होना है। वहां एक और व्यक्ति है। हमारा दिल धक से रह गया। हम मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर भागे। वह दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने घड़ी देखी। 9:04। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। हम ऊपर पहुंचे। नियंत्रण कक्ष में एक और आदमी बैठा था। उसके सामने एक माइक्रोफोन था
और उसके हाथ में वो रिकॉर्ड था। रुको! इंस्पेक्टर सेन चिल्लाए। आदमी ने घूमकर देखा, फिर जानबूझकर उसने रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर रखा और चालू कर दिया। संगीत बजना शुरू हो गया। राग भैरवी? नहीं। इंस्पेक्टर सेन ने झपटकर ग्रामोफोन को जमीन पर पटक दिया। वह टूट गया। संगीत रुक गया। लेकिन देर हो चुकी थी। लगभग 10 सेकंड तक वह राग बज चुका था। घड़ी में 9 बजकर 5 मिनट और 40 सेकंड थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर में चारों ओर पूजा पंडालों की रोशनी दिख रही थी। और फिर हमने देखा। कुछ नहीं हुआ। बम नहीं फटे। मैं चौंक गया। यह ये कैसे? इंस्पेक्टर सेन भी हैरान थे। तभी एक पुलिस सिपाही दौड़ता हुआ आया। साहब, साहब, व्योमकेश बाबू का संदेश आया है। क्या? उन्होंने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। सभी बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं। कैसे? इतनी जल्दी? सिपाही ने कहा। व्योमकेश बाबू ने उन वैज्ञानिकों से पूछा कि बमों को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। डॉक्टर दास ने बताया कि अगर उन तारों को एक विशेष आवृत्ति की रेडियो तरंग से प्रभावित किया जाए तो वे स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। व्योमकेश बाबू ने तुरंत एक रेडियो ट्रांसमीटर का प्रबंध किया और वह आवृत्ति प्रसारित की। सभी बम एक साथ निष्क्रिय हो गए। मैं हंस पड़ा, राहत से, खुशी से। इंस्पेक्टर सेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। व्योमकेश बाबू ने फिर से कमाल कर दिया। अगले दिन सुबह हम सब पुलिस मुख्यालय में इकट्ठे हुए। डॉक्टर सुधांशु और सुरेंद्र बोस हथकड़ी में थे। तीनों वैज्ञानिक सुरक्षित थे। व्योमकेश ने सबके सामने पूरी कहानी समझाई। यह योजना 20 साल पुरानी थी, उन्होंने कहा। 1916 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, डॉक्टर सुधांशु मुखर्जी एक प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री थे। लेकिन उनका मन अंधेरे की ओर मुड़ गया। उन्होंने विषैली गैसों पर प्रयोग शुरू किए। जब विश्वविद्यालय ने उन्हें निकाल दिया, तो वे काला हाथ गिरोह में शामिल हो गए। उस गिरोह ने कलकत्ता पर एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई। लेकिन 1918 में पुलिस ने उनमें से 4 को पकड़ लिया। डॉक्टर सुधांशु भाग निकले। वे बर्मा चले गए और वहां छिपकर रहे। लेकिन उन्होंने कभी अपनी योजना नहीं छोड़ी। 20 साल तक उन्होंने इंतजार किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, और फिर इस साल वे वापस आए। उन्होंने सुरेंद्र बोस को ढूंढा, नागेंद्र बोस का बेटा, जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई। उन्हें 3 वैज्ञानिकों की जरूरत थी। एक रसायन शास्त्री जो गैस बनाए, एक भौतिक शास्त्री जो दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली बनाए, और एक जीव विज्ञानी जो गैस के प्रभावों का अध्ययन करे। उन्होंने इन तीनों का अपहरण किया और उन्हें मजबूर किया। लेकिन वे वैज्ञानिक चालाक थे। उन्होंने अपने घरों में सितार के तार छोड़ दिए, एक संकेत। और डॉक्टर सुधांशु भी चालाक थे। उन्होंने मुझे वह घड़ी भेजी, एक चुनौती। वे चाहते थे कि उनकी जीत और भी शानदार हो। लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे वैज्ञानिक बमों में एक कमजोरी छोड़ देंगे। डॉक्टर दास ने जानबूझकर बमों को इस तरह डिजाइन किया कि उन्हें एक विशेष रेडियो तरंग से निष्क्रिय किया जा सके। और उन्होंने मुझे यह बात बताई। इंस्पेक्टर सेन ने पूछा, लेकिन वह कटी हुई उंगली, वह किसकी थी? व्योमकेश ने डॉक्टर सुधांशु की ओर देखा। यह बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुधांशु ने कड़वी हंसी हंसी। वह मेरी अपनी उंगली थी। मैंने खुद काटी थी। हम सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि मैं व्योमकेश को दिखाना चाहता था कि मैं कितना समर्पित हूं। मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपना अंग भी काट सकता हूं। व्योमकेश ने सिर हिलाया। आप पागल हैं डॉक्टर साहब, पूरी तरह से पागल। कुछ दिन बाद डॉक्टर सुधांशु मुखर्जी और सुरेंद्र बोस को अदालत में पेश किया गया। दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उस शाम व्योमकेश और मैं छत पर बैठे थे। शहर शांत था। पूजा पंडालों में अभी भी उत्सव चल रहा था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि वे कितने बड़े खतरे से बच गए थे। व्योमकेश, मैंने कहा, एक सवाल पूछो अजीत। तुम्हें कैसे पता चला कि वे बम पूजा पंडालों में हैं? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर सुधांशु ने कहा था कि जब राग बजेगा तो शहर के एक बड़े हिस्से में मृत्यु होगी। अगर बम किसी एक जगह होते, जैसे पानी की आपूर्ति या बिजली घर, तो प्रभाव धीरे धीरे होता। लेकिन अगर बम पूरे शहर में फैले हों और सभी एक साथ फटें, तो तुरंत हजारों लोग प्रभावित होंगे। और दुर्गा पूजा के समय सबसे ज्यादा लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? पंडालों में। और हर पंडाल में लाउडस्पीकर होते हैं जो रेडियो से जुड़े होते हैं। तो जब रेडियो पर वह राग बजता, तो सभी लाउडस्पीकरों से वह ध्वनि निकलती, सभी तार कंपन करते और सभी बम एक साथ फटते।
हजारों लोग एक साथ मरते। मैं कांप गया। भगवान का शुक्र है कि तुमने उन्हें रोक दिया। हाँ, लेकिन असली नायक वे 3 वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सही काम किया। उन्होंने संकेत छोड़े और उन्होंने बमों में कमजोरी रख दी। हम कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर ब्योमकेश ने कहा, अजीत, एक और बात। क्या? वह घड़ी? जब मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ और भी है। क्या? यह एक चेतावनी थी, किसी की ओर से जो डॉक्टर सुधांशु की योजना को रोकना चाहता था। लेकिन किसकी? डॉक्टर सुधांशु ने खुद भेजी थी ना? नहीं अजीत, डॉक्टर सुधांशु ने कहा था कि उन्होंने भेजी, लेकिन मुझे लगता है कि वे झूठ बोल रहे थे। तो फिर किसने भेजी? ब्योमकेश ने सोचा। शायद शायद उनमें से एक वैज्ञानिक ने, या शायद कोई और जो उनकी योजना के बारे में जानता था, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सिर हिलाया। ब्योमकेश के मामले हमेशा इसी तरह के होते थे। कुछ रहस्य सुलझ जाते थे, कुछ हमेशा के लिए रहस्य बने रहते थे। लेकिन एक बात निश्चित थी, कलकत्ता शहर बच गया था और हजारों जानें बच गई थीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये था ब्योमकेश बख्शी का अंदाज, जो हमें सिखाता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर खामोश इंसान बेगुनाह नहीं होता। वक्त हाथ से फिसल रहा था, पर ब्योमकेश ने साबित कर दिया कि तेज दिमाग के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने उस अंधे घड़ी साज पर पहले शक किया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। अब रात काफ़ी हो चुकी है, सुकून की नींद लीजिए, लेकिन याद रहे, कभी कभी खामोशी में भी एक राज छुपा होता है।